हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। हम लोग टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर्स के लिए एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जो प्लेराइट के बारे में होने वाली है। हम लोग प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट जाएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि प्लेराइट की सारी कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर पाएँ और एट द एंड एक एंड टू एंड ऑटोमेशन फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। साइड बाय साइड हम लोग टाइपस्क्रिप्ट को भी टच करते रहेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसे कवर करने का पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। इस सीरीज़ का जो पहला पार्ट होने वाला है वो इंट्रो और इंस्टॉलेशन के बारे में होने वाला है। तो जहाँ पे हम लोग बेसिकली समझेंगे कि अगर टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर को ये टास्क दिया जाए कि आपको प्लेराइट में टाइपस्क्रिप्ट के साथ एक पर्टिकुलर वेबसाइट को इम्प्लीमेंट या ऑटोमेट करना है, तो आपको अपने मशीन में क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, राइट? तो शुरू करते हैं। आइए तो हम देखते हैं कि अगर हमको प्लेराइट में टाइपस्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क अगर इम्प्लीमेंट करना है तो हमें अपने मशीन में क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो आई थिंक सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए वो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम टाइपस्क्रिप्ट लेने वाले हैं। थोड़ा सा अगर इसका बैकग्राउंड समझे तो टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में काफ़ी कुछ रिलेशन है, राइट? तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और टाइपस्क्रिप्ट जो है वो उसका सुपरसेट है। तो जब मैं किसी सुपरसेट बोलता हूँ इसको आपको समझिए कि ये जो है आपका टाइपस्क्रिप्ट है और इसके अंदर जो है ये जावास्क्रिप्ट है। इसका ये मतलब हुआ कि सारी जावास्क्रिप्ट का फंक्शनैलिटीज़, फीचर्स, कोड टाइपस्क्रिप्ट में तो है ही, प्लस इसके कुछ एड ऑन फीचर्स हैं जो जावास्क्रिप्ट के साथ ऐड हो जाते हैं, राइट? तो टीएस इज लाइक जेएस कोड प्लस एड ऑन फीचर्स, राइट? जिसकी वजह से टाइपस्क्रिप्ट में रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, कोड का मेंटेनेंस इजी हो जाता है और मार्जिन ऑफ एरर्स कम हो जाते हैं। इसका एक जो बेसिक या सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शनैलिटी है जो टाइपस्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है वो है टाइप चेकिंग, राइट? तो टाइप चेकिंग क्या होता है उसको समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि आसानी समझने के लिए सबसे अच्छा ये है कि अगर कोई ऑलरेडी जावा में काम कर चुका है तो उसे पता है कि जावा ऑलरेडी स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है। तो अगर आपको जावा में कोई फंक्शन इंप्लीमेंट करना हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को एक सम फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, मेरा सम फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, लेट्स से इंट ए इंट बी, और मैं इन दोनों का सम करता हूँ और रिटर्न कर देता हूँ एक इंट। तो यहाँ पे मैं जब एक आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये इसका टाइप क्या है, राइट? तो इसका मतलब बेसिकली मैं अपनी रिक्वायरमेंट को बहुत एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रहा हूँ जावा में कि मैं अगर कोई फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो उसमें केवल इसी पर्टिकुलर टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेड होगा। अगर आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करोगे तो जावा आपको कंपाइल टाइम एरर प्रोवाइड कर देगा और आपका कोड रन स्टेज तक पहुंचेगा ही नहीं। तो बेसिकली दो स्टेज होती है, कंपाइल टाइम जहाँ पे आपने जो भी कोड लिखा है वो कंपाइल होता है रन करने के लिए, फिर होता है रन टाइम। तो रन टाइम में अगर कोई ऐसा एरर आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, फिर आपको एक्सेप्शन आएगा, आपका कोड फटेगा। लेकिन कंपाइल टाइम में आ गया तो बेसिकली आपको बहुत पहले ही पता चल गया कि अच्छा आपने कुछ गलत किया है, तो उसको हम सही कर सकते हैं। सेम चीज़ अगर मेरे को ये जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करनी हो तो जावास्क्रिप्ट में टाइप चेकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपको कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो आप डिफाइन करते वक्त ये नहीं बताते कि वेरिएबल किस टाइप का है। जैसे हम जावा में जब भी कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हमको सबसे पहले बताते हैं कि भाई कि अगर मैं ये नेम लिख रहा हूँ तो ये नेम जो है स्ट्रिंग होने वाली है, और या कोई वेरिएबल है ये किस टाइप का होने वाला है। बट जावास्क्रिप्ट में जब आप लिखते हो तो आप बेसिकली नॉर्मल लेट ए लेट बी कर दीजिए और इसको ए प्लस बी करके सी में स्टोर कर दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मैं सम कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं टाइपस्क्रिप्ट ये जावास्क्रिप्ट कुछ भी चेक नहीं कर रहा है कि ए क्या है बी क्या है, राइट? तो इस वजह से मार्जिन ऑफ एरर्स बढ़ जाते हैं जब आप एक कॉम्प्लेक्स कोड लिख रहे हो या कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिख रहे हो। तो टाइप चेकिंग की वजह से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कोड पढ़ना भी है तो सम तो चलो आप सबको पता होता है कि भाई दो इंट डालने हैं और पता चल जाएगा। कोई एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसमें अगर मुझे पता करना है कि भाई मेरे को कौन सा आर्ग्यूमेंट पास करना है तो वो रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर मुझे कोई इस तरह बता सके कि भाई ये इंट है ये भी इंट है। तो इसके लिए हम लोग टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ किए। तो बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट वाज implemented to solve basically solve one of these problem of JavaScript। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सेम फंक्शन आपको टाइपस्क्रिप्ट में डिफाइन करना हो तो आप सम लिखेंगे, तो जो भी फंक्शन लिखेंगे उसमें आप यहाँ पे जब आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो उसके साथ आप बता सकते हैं कि भाई ये किस टाइप का आर्ग्यूमेंट है, ठीक है? तो हम लोग सॉरी हाँ, तो हम लोग बेसिकली सेम फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट कर पाए जो जावा हम कर पाता है टाइप चेकिंग की टाइपस्क्रिप्ट की मदद से। और एट द एंड
आपको ये समझना होगा कि टाइपस्क्रिप्ट में आप कोई भी कोड लिखें तो टाइपस्क्रिप्ट आपकी हेल्प कर रहा है कंपाइल टाइम में एरर्स को मिटिगेट करने की या कोड को ज़्यादा रीडेबल बनाने की बाय डिफरेंट फीचर्स इट हैज़। लेकिन जब आपका कोड कंपाइल होता है तो एट द एंड ये कंपाइल होता है जावास्क्रिप्ट के कोड में ही, क्योंकि जो हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट है तो बेसिकली हम लोग नोड जेएस को यूज़ करने वाले हैं। नोड जेएस क्या है आपका? एक रन टाइम एनवायरनमेंट। रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है? आप कोई भी कोड अपनी मशीन पे अगर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए एक रन टाइम एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है जो समझ पाए कि आपने क्या लिखा है और आप क्या करना चाह रहे हो, इसको मशीन के क्या बोलते हैं, मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर पाए, तो उसे हम कंपाइलेशन कहते हैं। तो उसके लिए हमको एक रन टाइम एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है जो आपका कोड एग्जीक्यूट कर पाए। राइट, तो अगर आपको कोड एग्जीक्यूट करने के लिए एक रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए नोड जेएस, तो नोड जेएस केवल जावास्क्रिप्ट को ही रन करने के लिए सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब आप जब भी नोड जेएस में जावास्क्रिप्ट या कोई भी कोड फीड करेंगे तो उससे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप हमेशा जावास्क्रिप्ट का कोड ही फीड कर रहे हो। तो इसके लिए जनरली स्टेप ये होती है कि आप एक टाइपस्क्रिप्ट में अपना कोड लिखेंगे। राइट, टाइपस्क्रिप्ट में आप अपना कोड लिख के कन्वर्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट में कंपाइलेशन के बाद, फिर ये जावास्क्रिप्ट का कोड नोड जेएस में रन होता है। तो ये की स्टेप्स होती है। तो इसी तरह हम लोग ये भी बात कर ली कि हमको एक और चीज़ जो ज़रूरत है अपने फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट करने के लिए वो है एक रन टाइम एनवायरनमेंट, और हम लोग नोड जेएस यूज़ करने वाले हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए जो रन टाइम एनवायरनमेंट अवेलेबल है वो नोड जेएस है। तीसरी चीज़ हमको चाहिए होगी, वो एक चाहिए होगी आईडीई। तो आईडीई बेसिकली एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है जहाँ जो आपको बेसिकली काफ़ी एफिशिएंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ आप अपना कोड लिख पाएँ। जस्ट इमेजिन कि अगर आपको पूरा कोड टेक्स्ट फाइल्स में लिखना हो, सबलाइम में लिखना हो, फिर सारी चीज़ें करनी हो, तो उस चीज़ को एफिशिएंट बनाने के लिए काफ़ी सारे मल्टीपल आईडीज़ हैं जो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं, फ्रेमवर्क्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे बेसिकली डेवलपमेंट स्पीड फास्टर हो जाती है और सारी वही चीज़ें, मेंटेनेंस ईजी हो जाती है, डीबगिंग ईजी हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे जो कोड आईडीई यूज़ करने वाले हैं वो वीएस कोड यूज़ करने वाले हैं, और मैं आप लोगों से भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी हो सके तो वीएस कोड ही यूज़ करें, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप उसको समझें तो प्लेराइट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही है। सिमिलरली वीएस कोड भी माइक्रोसॉफ्ट का है, तो इसलिए थोड़ी उनकी कंपेटिबिलिटी भी ईजी है। कुछ जो उनके फीचर्स हैं, जो एक्सटेंशंस हैं प्लेराइट से रिलेटेड, वो सब वीएस कोड में इजीली अवेलेबल है, जो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं इजी टू लाइक डीबग, राइट कोड एटसेट्रा। ओके, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इनको कैसे इंस्टॉल करना है फटाफट से, एंड देन विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग अवर फर्स्ट टेस्ट। तो आइए देखते हैं कि अब हमने जितनी भी डिपेंडेंसीज डिस्कस करी थी, नोड, टाइपस्क्रिप्ट वगैरह, प्लेराइट वगैरह, तो उनको हमको अब कैसे इंस्टॉल करना है अपनी मशीन में। तो सबसे पहले नोड जेएस इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है। आप नोड जेएस की वेबसाइट पे जाइए, उसके डाउनलोड सेक्शन पे जाइए, और बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग ऑन मैक, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा नोड चाहिए। तो लाइक लेटेस्ट वर्जन ऑफ नोड इज़ 22.12.0, दैट इज़ एल टी इज लाइक लॉन्ग टर्म स्टेबल वर्जन, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वर्जन है। उसके बाद यू कैन डिफाइन योर लाइक फ्रॉम ड्रॉप डाउन कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए एंड किस थ्रू आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो एन वी एम इज़ लाइक अ नोड वर्जन मैनेजर। तो ये काफ़ी पॉपुलर टूल है जिसके थ्रू डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे लोग अपने नोड वर्जन को इंस्टॉल करते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपकी मशीन में आप मल्टीपल नोड इन्वायरमेंट को रख सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे जो भी आपको नोड चाहिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और तो इसके लिए एन वी एम काफ़ी यूज़फुल है। तो जो आपको यहाँ पे स्निपेट दे रखा है, आप लोग स्निपेट को सीधे यूज़ कर सकते हैं अगर आप मैक में है। तो फॉर एग्जांपल यू कैन सी कर्ल। तो बेसिकली कर्ल क्या होता है, एक तरह से एच टी टी पी कॉल करने के लिए एक कमांड लाइन टूल है। इसके थ्रू आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं बेसिकली एन वी एम को, एंड देन आप ये बता रहे हैं 20 एन वी एम इंस्टॉल 22, मतलब आप कौन सा नोड चाहते हैं, एंड देन आप वेरीफाई कर रहे हैं कि आपका नोड इंस्टॉल हो गया है कि नहीं हो गया, एंड देन आप देखना चाहते हैं कि एन वी एम करेंट, मतलब आपका जो करंट जो भी चेकड आउट वर्जन है नोड का वो कौन सा है,
एंड यस, अगर आप इस थ्रू नहीं जाना चाहते हैं तो आप केवल नॉर्मल मैक ओएस इंस्टॉलर के थ्रू भी जा सकते हैं, या आप अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको प्रॉपर पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। आप उस पैकेज को ओपन करिए। ओके, तो एक सेकेंड, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। राइट, एंड आप कंटिन्यू करिए। सो बेसिकली इट विल हेल्प यू टू इंस्टॉल नोड ऑन योर मशीन। यू कैन डिसाइड योर इंस्टॉल लोकेशन एट्सेट्रा। ठीक है, मेरी मशीन में ऑलरेडी नोड इंस्टॉल है। आइए अब देखते हैं कि अगर आपने नोड पूरी तरह से इंस्टॉल कर लिया है अपनी मशीन में, और अब आपको ये देखना है कि अब नोड इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे। तो बेसिकली मैं टर्मिनल में गया, तो बेसिकली मैंने ये टर्मिनल सेक्शन अभी अपने वी कोड में खोला हुआ है। तो यहाँ पे आप नोड टाइप करेंगे एंड नोड हाइफन वी करेंगे। तो ये बेसिकली मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ कि मेरा करंट चेकड आउट वर्जन नोड का कौन सा है। राइट, तो आप देख सकते हैं कि ये इसने 22 प्रिंट किया है। अगर आपके पास एन वी एम अगर आपने इंस्टॉल किया है तो आप एन वी एम के थ्रू क्या कर सकते हैं, मैं हल्के से दिखा देता हूँ। तो एन वी एम लिस्ट करेंगे, तो बेसिकली ये मेरे को दिखा रहा है कि मेरी मशीन में ऑलरेडी कौन कौन से नोड इंस्टॉल्ड हैं। राइट, अब फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा कि मेरा करंट चेकड आउट वर्जन नोड वी है, पर फॉर एनी रीज़न इफ़ आई वांट कि नहीं मुझे नोड 18 में काम करना है, तो आई विल डू एन वी एम यूज़ 18। तो इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरी करंट मशीन में अब आप जो चेकड आउट वर्जन है उसको प्लीज़ नोड 18 कर दीजिए। अब आप नोड वी करेंगे तो ये नोड 18 दिखा रहा है। तो ये बेसिकली एन वी एम का यूज़ है, लाइक वन ऑफ द यूज़ है। इसके थ्रू आप एन वी एम इंस्टॉल भी कर सकते हैं, नोड को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 22 वर्जन को मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो ये आपको ऑलरेडी बोला इंस्टॉल्ड है। अगर ये आपको इंस्टॉल नहीं होता तो इसको इंस्टॉल कर लेता है, देन यू कुड हैव यूज एन वी एम यूज और उसको चेकआउट कर लेते हैं आप। ओके ओके, सो तो एक और स्टेप जो है वो है कि हमको एक आईडी चाहिए होगा, एंड मैं वी एस कोड यूज़ करने वाला हूँ, और आई वुड प्रेफर कि आप लोग भी वी एस कोड ही यूज़ करिए। आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड सेक्शन पे जाइए, और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, एंड देन जस्ट फॉलो डाउनलोड इट एंड देन फॉलो द गाइड, एंड आपका वी एस कोड इंस्टॉल हो जाएगा। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। जब आपका वी एस कोड इंस्टॉल हो जाएगा तब आप वी एस कोड को ओपन करिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। एक डेडिकेटेड फोल्डर बनाइए जहाँ पे हम लोग अपनी जो भी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं या जो करेंगे उसको आप मेरे साथ इम्प्लीमेंट कर पाएँ। दैट्स इट। ओके, तो हम फाइनली अब मूव कर सकते हैं प्लेराइट को इंस्टॉल करने के लिए। तो प्रोसेस हमेशा सिंपल है। कभी भी आपको कोई लाइब्रेरी अगर इंस्टॉल करनी है तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, उसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िए और देखिए कि उसमें क्या गाइड लिखी हुई है। सिमिलरली हम लोग प्लेराइट पे जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि इसके इंस्टॉलेशन सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई ये कह रहा है कि आप प्लेराइट को इंस्टॉल करना है तो इस कमांड को यूज़ करिए। अब इस कमांड को थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो एन इसमें मैंशनड है। तो एन क्या होता है, तो बेसिकली एन एक नोड पैकेज मैनेजर है। पैकेज मैनेजर का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास इमेजिन करिए कि इतने सारे लोग डेवलपमेंट करते हैं, काफ़ी सारी लाइब्रेरीज क्रिएट करते हैं, और एक रेपो है जहाँ पे काफ़ी सारे पैकेजेस रखे हुए हैं। अब आपको उसमें से सारे पैकेजेस तो नहीं चाहिए होते, कुछ ही पैकेज चाहिए होंगे। तो आपको ये डिफाइन करने के लिए, फॉर एग्जांपल मुझे प्लेराइट चाहिए, तो मैं ये बोलूँगा भाई एन पी एम इंस्टॉल प्लेराइट। इसका मतलब एन पी एम को मैं बोल रहा हूँ कि मुझे उस पैकेज रेपो से प्लेराइट को इंस्टॉल कर दीजिए मेरी मशीन में। राइट, तो एन पी एम का बेसिकली क्या काम होता है कि ये आपके प्रोजेक्ट में जितने भी पैकेजेस चाहिए होते हैं उनकी एज अ डिपेंडेंसी उनको मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल कि आपको कौन से वर्जन के पैकेज चाहिए, कितने पैकेजेस चाहिए, उनकी क्या इंटरनल डिपेंडेंसीज है एटसेट्रा, उस सबके लिए एनपीएम बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग ऑलरेडी किसी जावा बैकग्राउंड या सिलेनियम बैकग्राउंड से आते हैं तो वहाँ पे हम लोग मेवन यूज़ करते हैं, उसमें पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल होती है, उस पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल में भी हम लोग डिपेंडेंसीज लिखते हैं। तो मेवन क्या करता है, वो उसमें वन ऑफ द वर्क मेवन का ये होता है कि भाई पॉम डॉट एक्सएमएल में जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं उनको वो इंस्टॉल करता है। सिमिलरली एनपीएम का भी वही काम होता है कि आपके प्रोजेक्ट के लिए आप बताते हो कि उसको भाई कौन कौन से पैकेजेस चाहिए। ये एज अ नोड पैकेज मैनेजर उन पैकेजेस को मैनेज करता है, डाउनलोड करता है, उनके वर्जन का ख्याल रखता है। तो हम लोग जब हम लोग ने नोड इंस्टॉल किया था अपनी मशीन में तो एनपीएम उसके साथ प्री इंस्टॉल्ड या उसके साथ ही बंडल्ड आया था। तो हमको अलग से एनपीएम को इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चीज़ वेरीफाई करनी हो कि भाई एनपीएम है कि नहीं, तो आप अपने इसमें जाइए। ठीक है, लेट्स ओपन द टर्मिनल।
और हम लोग इस टर्मिनल पर देखते हैं। हमने नोड देख लिया था कि ऑलरेडी है। अब हम npm भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे जैसे मैंने npm v लिखा, सिमिलरली तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि npm भी मेरी मशीन में है। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होंगी। इसके बाद हमको अब प्लेराइट को इंस्टॉल करना है। तो जैसे हमने प्लेराइट की डॉक्यूमेंटेशन में देखा कि भाई प्लेराइट हमसे कह रहा है कि अगर आपको प्लेराइट इंस्टॉल करना है तो आप प्लीज़ इसको फॉलो करिए। ठीक है, तो हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली हम npm के थ्रू ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे को प्लेराइट का पैकेज चाहिए। @लेटेस्ट का ये मतलब होता है कि जो भी प्लेराइट का लेटेस्ट पैकेज है मुझे वो चाहिए। तो प्लेराइट भी क्या है कि एज अ लाइब्रेरी काफ़ी सारे पैकेजेस इसमें काफ़ी सारे वर्जन रिलीज होते हैं टाइम टू टाइम। बेसिकली न्यू फीचर्स ऐड ऑन होते हैं, बिकॉज कोई भी जब पैकेज या फ्रेमवर्क के लाइब्रेरी जब बिल्ड होता है तो इंक्रीमेंटली बिल्ड होता है। तो जो आज जो फीचर्स है आज से 2 महीने पहले उसमें से एक आध कम होगा, तो जब वो नए फीचर्स ऐड किए गए तो हम उसको वर्जन बम्प करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना है कि अभी करंट वर्जन कौन सा है तो आप इसकी प्लेराइट की रेपो में जाइए, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लेटेस्ट वर्जन 1.49.1 है जो 3 वीक पहले रिलीज हुआ था, राइट। तो ऑब्वियसली लेट्स स्टार्ट विद दी स्टेबल रिलीज ओनली, जो लेट्स स्टार्ट विद द करंट रिलीज। तो हम लोग प्लेराइट की लेटेस्ट वर्जन को ही यूज़ करने वाले हैं अपना फ्रेमवर्क क्रिएट करने के लिए। और ये जो इनिट npm init जो होता है वो बेसिकली आपके लिए एक बेस स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर देता है। मतलब ये आपके प्रोजेक्ट में पैकेज रोटेशन भी ऐड करेगा, जो भी डिपेंडेंसी चाहिए वो भी डाल देगा बेस्ड ऑन कि आपको कौन सी लाइब्रेरी चाहिए होती है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग से देख रहे हैं कि npm init playwright द लेटेस्ट क्या करने वाला है। ये बेसिकली लेटेस्ट लाइब्रेरी को लेके प्लेराइट की एक पूरा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने वाला है, और विद एन इंटरेक्टिव कमांड लाइन इंटरेक्शन आप देखेंगे अभी यहाँ पे। जैसे हम लोग से शुरू करेंगे तो ये फिर आपसे पूछेगा कि आपको ये प्रोजेक्ट ये सबसे पहले इनिशियल प्रोजेक्ट इन डॉट का मतलब होता है कि करंट डायरेक्टरी में इंस्टॉल करने वाला है। ये पूछ रहा है कि आपको भाई इस प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं। जैसे हमने कहा कि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं। फिर ये आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप अपने इस फ्रेमवर्क में या इस जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसमें आप टेस्ट्स को कहाँ रखने वाले हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है हम लोग वहीं प्रेफर करेंगे। तीसरा है गेटअप एक्शन वर्कफ्लो। ये बेसिकली CI/CD से रिलेटेड है। अभी हम लोग लोकल पे फोकस कर रहे हैं तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेट्स कीप इट एट फॉल्स। एंड देन ये पूछ रहा है कि भाई आप प्लेराइट के ब्राउजर्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर आप मैनुअली करना चाहते हैं विद दिस कमांड। तो हम लोग बोलेंगे भाई ऑलरेडी कर दो। ठीक है, अब आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए इंस्टॉल हो गई हैं। इवन प्लेराइट ने कुछ एग्जांपल्स भी दे दिए हैं कि भाई कैसे टेस्ट लिखना है या कुछ कैसा है। उसके अलावा पैकेज डॉट जेसन आपको दिख रहा है। पैकेज डॉट जेसन बेसिकली आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सी डिपेंडेंसीज ज़रूरी हैं। अभी यहाँ पे जैसे आपको लिख रहा है कि भाई इसने प्लेराइट डिपेंडेंसी मेंशन कर रखा है, उसका एग्जैक्ट वर्जन भी मेंशन कर रखा है। सिमिलरली प्लेराइट डॉट कॉन्फिग डॉट ts ये पूरे प्लेराइट को ड्राइव करने के लिए कॉन्फिग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी विल गो थ्रू वन बाय वन ईच कि भाई क्या मतलब है, इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना होता है। और नोड मॉड्यूल्स क्या है, तो बेसिकली जब हमने प्लेराइट इंस्टॉल किया तो जब हमने बोला कि भाई प्लेराइट की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दो तो नोड मॉड्यूल्स में ही वो सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती हैं। तो यहाँ पे जैसे प्लेराइट टेस्ट के अंदर जितनी भी फाइल्स थी वो यहाँ इंस्टॉल हो गई हैं जो नोड मॉड्यूल्स के अंदर मिलती हैं। ठीक है, प्लेराइट कोर, ये सब बेसिकली जब हम लोग बेसिकली इंस्टॉल एक लाइब्रेरी कर रहे हैं पर उस लाइब्रेरी को भी मल्टीपल चीज़ों से बना होगा वो, राइट। तो उसको तो बेसिकली जब हम लोग वो करते हैं तो वो उनको भी इंडिविजुअली इंस्टॉल करके सबको नोड मॉड्यूल के अंदर डाल देता है और उसकी एक लिंक क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ठीक है, तो अब हम लोग का प्लेराइट इंस्टॉल हो गया है। एक बार हम लोग अब ये देखते हैं कि किसी भी फ्रेमवर्क मतलब ऑलमोस्ट किसी भी ऑटोमेशन फ्रेमवर्क को रन करने के लिए UI ऑटोमेशन फ्रेमवर्क के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की बेसिक ज़रूरत होती है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट कि हमको जो भी हमको मशीन वाइज रिक्वायरमेंट था हमने ऑलरेडी कवर कर लिया कि हमको एक रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए, वो हमारा डन हो चुका है। हमको एक लैंग्वेज चाहिए, राइट, टाइपस्क्रिप्ट। तो बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसमें। तीसरा तो बेसिकली जब आप लोग प्लेराइट को इंस्टॉल कर रहे हैं npm के थ्रू तो टाइपस्क्रिप्ट भी प्लेराइट आपको इंस्टॉल करके दे रहा है अपनी मशीन पे। तीसरा हमको ऑब्वियसली npm चाहिए, जिसे हम लोग बेसिकली कहते हैं कि पैकेज मैनेजर।
इसको लेट से इट इज़ द लैंग्वेज, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारा रन टाइम का इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। चौथी चीज़ हमको जो चाहिए होती है वो ये तो npm एक तरीका हो गया जैसे हम लोग सारे पैकेजेस मैनेज करने वाले हैं, पर एक फ़ाइल चाहिए जो बेसिकली एक लिस्ट मेंटेन करे कि हमारे को इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से पैकेजेस चाहिए होते हैं। तो वो हमारे पास होती है package.json, राइट। नाम से समझ में आ रहा है कि इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जितने भी पैकेजेस की ज़रूरत है वो सारे एज अ डिपेंडेंसी ब्लॉक में आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए हम कहते हैं package.json, राइट। अगर आप देखेंगे भी तो आपको लेट्स package.json पे तो यहाँ पे आपको डेप डिपेंडेंसी दिख रही है, सिमिलरली डिपेंडेंसी ब्लॉक पे होते हैं। तो डेप डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी बेसिकली दो अलग अलग ब्लॉक होते हैं। तो हम लोग जब किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो ये बताते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट को इस पैकेज की ज़रूरत है केवल एज अ डेप बिल्ड में, लेकिन जब हम प्रोडक्ट बिल्ड बनाएंगे तो हमको ये पैकेजेस की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ये दो अलग अलग ब्लॉक रखते हैं। पर क्योंकि अभी हम लोग टेस्ट फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं तो अभी हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा package.json हो गया जो सारे पैकेज को मेंटेन करेगा। अगर आप यहाँ पे एक फाइल और देखेंगे, यहाँ पे एक और फाइल है जिसे हम लोग कह रहे हैं package.log.json, राइट। वो क्या है? तो बेसिकली आप ऐसा समझिए कि जब आप package.json पे जा रहे हैं तो यहाँ पे ये एक तरह से वर्जन लिखा हो गया है 1.49.1, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि मैं थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूँ npm इंस्टॉल जब मैं करता हूँ तो ये बेसिकली मैं इसको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूँ कि भाई कि जब पैकेज इंस्टॉल करे तो कोई अगर पैच वर्जन है तो उसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर ले, राइट। तो उससे क्या हो सकता है कि जनरली तो ये माना जाता है कि पैच वर्जन में कोई भी ब्रेकिंग चेंज नहीं होता है, पर इन केस कोई चेंज ऐसा हो गया तो फॉर एग्जांपल कि मैंने तो मेरा कोड तो अपनी लोकल में सही चल रहा है, पर मैंने जब अपना कोड अपने रेपो में डाला और आपने जब मेरा क्लोन किया रेपो को अपने मशीन में और जब npm इंस्टॉल रन किया तो package.json उस वक्त पे 1.49.1 की जगह जो भी नया पैच वर्जन था उसने वो उठा के इंस्टॉल कर दिया अपनी मशीन में। अब आपका हो सकता है कोई ऐसा कोड था जो मेरे में काम कर रहा था लेकिन आपके में नहीं काम कर रहा है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम package.log.json यूज़ करते हैं। तो package.log.json क्या करता है, बेसिकली आपके एग्जैक्ट जो वर्जन्स होते हैं उसको लॉक कर देता है। तो फॉर एग्जांपल आपके मशीन में जब भी मैं npm इंस्टॉल करता हूँ तो पहले मेरी ये देखती है फाइल कि भाई कि मेरी मशीन में ऑलरेडी एक लॉक फाइल है कि नहीं। अगर लॉक फाइल है तो वो उस लॉक फाइल वाले सारे वर्जन्स को उठाती है और npm उस सारे पैकेजेस को उठा के पूरा प्रोजेक्ट को क्रिएट करता है। हम लोग बाद में और डीपली package.json package.log.json पूरा npm कैसे काम करता है उसकी लाइफ साइकिल उसको आराम से कवर करेंगे, बट अभी के लिए क्विक ओवरव्यू के लिए ये ठीक था। तीसरी फाइल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो आपको git ignore दिख रही है। तो git ignore क्या होता है कि अभी हम लोग जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो मैं अपनी मशीन में कर रहा हूँ, लेकिन एट द एंड मेरा एंड गोल ये है कि मेरी टीम भी इस पर काम करे, ये वाला कोड मेरा CI पे रन भी हो पाए। तो जब भी मेरा कोड जो लोकल में है अगर मुझे उसे कहीं स्टोर करना है तो हमारे पास काफ़ी सारी रेपोजिटरी की हमको एक रेपो क्रिएट करनी पड़ती है। उसके लिए काफ़ी सारे टूल्स ऑलरेडी हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लेट्स से कि गिटहब यूज़ कर रहे हैं, गिटलैब यूज़ कर रहे हैं। पर जब मैं अपने लोकल कोड को उठा के रिमोट में डालूंगा तो मैं बार बार ये ध्यान रखना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि भाई मुझे कौन सी फाइल नहीं गलती से वहाँ डाल देनी है। फॉर एग्जांपल मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स हैं जो मैं नहीं चाहता कि रेपो पे कमिट हो। फॉर एग्जांपल वो एक पब्लिक रेपो है और भी तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मुझे कुछ फाइल्स को ये एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा कि भाई जब भी मैं अपना कोड कमिट करूँ अपने लोकल से रिमोट पे तो वो फाइल्स वहाँ नहीं जानी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग git ignore करके एक फ़ाइल अपने फ्रेमवर्क में ऐड करते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि कौन कौन सी फाइल नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका यूज़ क्यों हो रहा है, तो ये कह रहा है कि भाई नोड मॉड्यूल्स को मत डालना, टेस्ट रिजल्ट्स को मत डालना, प्लेराइट रिपोर्ट को मत डालना, ब्लॉब रिपोर्ट को मत डालना। तो ये चारों चीज़ें जो आपको दिख रही हैं ये प्लेराइट की रन टाइम क्रिएट होती हैं। फॉर एग्जांपल जब भी आप प्लेराइट रन करते हैं तो टेस्ट रिजल्ट्स करके फोल्डर क्रिएट होता है जहाँ पे वो सारी चीज़ें स्टोर करता है, प्लेराइट की HTML रिपोर्ट क्रिएट होती है। अब ये क्या होगा, एवरी वंस जो भी बंदा अपना रन टाइम पे इसको रन करेगा तो उसके लिए बार बार जनरेट होगी। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मेरे को कोड पे कमिट रेपो पे कमिट करना पड़े। इसके लिए मैं एक गिट इग्नोर फाइल पे ये सारे जो रन टाइम पे जो टेम्प्रेरी फोल्डर्स जनरेट हो रहे हैं इसको इग्नोर कर दूँ, उसके लिए कर रहा हूँ। ओके, तो सिमिलरली
हमने ये कवर कर लिया कि गिट इग्नोर में क्या क्या हम लोग डालते हैं, जो हम लोग बेसिकली अपने लोकल से जो भी हमारी रिमोट रेपो है जहाँ पे हम लोग अपना कोड स्टोर करना चाहते हैं, हम अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम नहीं चाहते कि वहाँ स्टोर हो, वहाँ कमिट हो, तो हम उसको गिट इग्नोर फाइल में डाल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हमें ऑब्वियसली एक टेस्ट का फोल्डर चाहिए होगा जहाँ पे हम लोग अपने टेस्ट राइट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने इस में आपने देख लिया कि यहाँ पे एक हमने टेस्ट करके डायरेक्टरी बनाई है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो काफ़ी सारी स्पेक फाइल होंगी। तो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट बेस्ड जो भी फ्रेमवर्क्स होते हैं उसमें हम लोग स्पेक फाइल मतलब एक तरह से टेस्ट फाइल है, बेसिकली डिनोशन है कि हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक इस फाइल में अगर टेस्ट लिखे हुए हैं तो इस फाइल को डिनोट करने का तरीका होता है स्पेक फाइल हमको बनाते हैं। जैसे हम कुछ भी डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम फिलहाल login.spec.ts। तो अब जब हम लोग ये फाइल क्रिएट करते हैं तो जिसमें स्पेक बता रहा है कि इसमें टेस्ट है, टीएस बता रहा है कि फाइल में जो कोड लिखा हुआ है वो टाइपस्क्रिप्ट के कन्वेंशन या टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करके लिखा गया है। ठीक है, अब हमने टेस्ट लिख दिए। अब हमको क्या चाहिए होगा, अब हमको एक और चीज़ जो चाहिए होगी वो चाहिए होगी ब्राउज़र्स, राइट। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को ये पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन करो क्रोम ब्राउज़र में, तो हमको ब्राउज़र्स चाहिए अपने सिस्टम में। तो जब हम प्लेराइट इंस्टॉल करते हैं तो आपने देखा होगा जब हम लोग इंटरेक्टिव जो उसका वॉक थ्रू था, जो उसको फॉलो कर रहे थे, उसने पूछा था कि आप चाहते हो कि प्लेराइट अपने ब्राउज़र्स यहाँ पे इंस्टॉल कर दे या आप लोग मैनुअली करना चाहते हो। तो क्या होता है कि प्लेराइट का जब भी हम कोई वर्जन इंस्टॉल करते हैं तो वो बेसिकली कुछ पर्टिकुलर ब्राउज़र्स के साथ टेस्ट होके आता है और वही वर्जन्स आपके वही ब्राउज़र बाइनरीज आपकी मशीन में इंस्टॉल हो जाते हैं। तो जब भी आप प्लेराइट रन करते हो, जब भी अपना टेस्ट रन करते हो, तो वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके उस ब्राउज़र को पिक करता है, ओपन करता है और उस ब्राउज़र में वो प्लेराइट टेस्ट रन करता है। तो जब भी आप तो यहाँ पे हम लोग प्लेराइट इंस्टॉल करते हैं तो इसमें 3 ब्राउज़र बाइनरीज जनरली इंस्टॉल होती है, जिसमें से एक होता है क्रोम की, जिसको हम क्रोमियम इंस्टॉल होता है इसमें। तो बेसिकली क्रोम और क्रोमियम में क्या डिफरेंस है, क्रोम बेसिकली एक तरह से अपर लेयर है, क्रोमियम उसका मेन इंजन है जिसपे क्रोम बिल्ड हुआ है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग सफारी किसे बोलते हैं, तो सफारी जो हम लोग बेसिकली यहाँ पे जब प्लेराइट इंस्टॉल करते हैं तो सफारी हमारा इंस्टॉल नहीं होता है। सफारी का भी जो मेन इंजन है जिस पे सफारी बना हुआ है, दैट वी कॉल इट वेबकिट, वो इंस्टॉल होता है यहाँ पे। तो ये दोनों यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं। सिमिलरली फायरफॉक्स भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो हमको बेसिकली जब आप अब ये देख सकते हैं कितना आसान है एक बेसिक फ्रेमवर्क स्टेब्लिश करना प्लेराइट को लेके। अगर आप ये किसी और लाइब्रेरीज को लेके करते, फॉर एग्जांपल जावा सिलेनियम या पाइथन सिलेनियम किसी में भी, तो आपको ये सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती, लाइक अलग से ब्राउज़र इंस्टॉल करना। आई थिंक अब तो सिलेनियम में भी वो वेब ड्राइवर मैनेजर आ गया तो वो नहीं करना पड़ता है, पहले करना पड़ता था। उसके अलावा अलग से मेवन डालना, pom.xml डालना, उसमें डिपेंडेंसी डालना। तो बेसिकली प्लेराइट क्या कर रहा है, ये जो हमने जो npm इन प्लेराइट किया उसने आपको ये पूरा बेसिक सेटअप करके दे दिया, मतलब इस लेवल तक सेटअप कर दिया कि अब आप सीधे टेस्ट लिखना शुरू कर सकते हो। मतलब आपको अलग से रिपोर्ट कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग वो भी देखेंगे। और भी कुछ जो मैकेनिज्म होते हैं जैसे रीट्राई मैकेनिज्म, ऑन फेल क्या करना है, वो सब कुछ प्लेराइट सॉर्ट करके दे रहा है आपको कि आप भाई ऑन द गो हो, मतलब जैसे ही इंस्टॉल करो और तुरंत शुरू कर दो इसको टेस्ट करने के लिए, मतलब ऑटोमेट करने के लिए। ओके, तो हमारे सारे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गए। आप देख सकते हैं कितना इजी इंस्टॉलेशन था। लेकिन अब हम लोग फटाफट से एक टेस्ट लिखते हैं और वेरीफाई करते हैं कि भाई हमारे सारा इंस्टॉलेशन सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप चाहें तो जो ऑलरेडी प्लेराइट के साथ आपको टेस्ट मिले होंगे, आप टेस्ट और टेस्ट एग्जाम्पल फोल्डर में उनको यूज़ कर सकते हैं। मैं उनको डिलीट कर चुका हूँ क्योंकि अपन लोग खुद का ही टेस्ट लिखते हैं तो सब उसका आइडिया मिलेगा फटाफट से कैसे लिख सकते हैं। हम लोग जो टेस्ट लिख रहे हैं उसमें जो भी टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जो भी चीज़ यूज़ करने वाले हैं, उसका हम ओवरव्यू आराम से आगे से देखेंगे। अभी आप बस देखिए कि कितना आसान है एक टेस्ट को पिक करना और लिखना विदाउट नीडिंग एनीथिंग एल्स फ्रॉम लाइक ऑटोमेशन करने से लेके प्लेराइट रिपोर्ट, मतलब HTML रिपोर्ट जनरेट करने तक, उसको डिबग करने तक सब कुछ आसान है, केवल आपको ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग एक नॉर्मल लॉगिन का टेस्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने login.spec.ts लिखा है। स्पेक बेसिकली कन्वेंशन है, बताता है कि ये एक मेरी टेस्ट फाइल है। .ts ये बता रहा है कि भाई ये जो फाइल है जो टाइपस्क्रिप्ट में लिखी गई है। ठीक है, अब हम लोग को टेस्ट लिखने के लिए
टेस्ट चलाने के लिए टेस्ट रनर की ज़रूरत होती है, जो बेसिकली काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। टेस्ट रनर बेसिकली ये बताता है कि अगर आपका एक टेस्ट फेल हो जाए तो उसको वापस रिट्रैक करना है कि नहीं करना है, टेस्ट फेल होता है तो क्या सेव करना है, कौन से डायरेक्टरी से टेस्ट पिक करना है से लेके कौन सी रिपोर्ट जनरेट करना है। ये सारी कैपेबिलिटी टेस्ट रनर में हम लोग बोल सकते हैं होती हैं, लेकिन हमको अलग से प्लेराइट में इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप प्लेराइट में टाइपस्क्रिप्ट चूज़ करते हो तो ये जो आप जो फ्रेमवर्क जो आपने स्क्रैच से क्रिएट किया यूजिंग देयर इनिट कमांड, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको इनबिल्ट मिल रही हैं। तो ये बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको तुरंत ऑटोमेशन शुरू करना है तो ये सारी चीज़ें ये आपको बिहाइंड द सीन कॉन्फ़िगर करके आपके मशीन में दे दे रहा है। तो अब हमारा काम केवल ये है कि हम लोग एक टेस्ट लिखते हैं। उसके लिए हमको एक वेबसाइट पिक करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग को टेस्ट लिखने के लिए एक टेस्ट ब्लॉक चाहिए, जो हम लोग प्लेराइट के टेस्ट रनर से लेने वाले हैं। तो उसके लिए इनका मॉड्यूल है प्लेराइट /टेस्ट। हम लोग उसमें से टेस्ट इंपोर्ट करेंगे। सिमिलरली हम एक्सपेक्ट इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट बेसिकली क्या करता है कि एक मॉड्यूल है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं या बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, उसमें से आप किसी एक ब्लॉक को ही रीयूज़ करना चाहते हो अपने पर्टिकुलर जो आप फंक्शन लिख रहे हो या जो भी कंपोनेंट लिख रहे हो, तो उसमें आप इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करके कहना चाह रहे हो कि प्लेराइट एट द टेस्ट में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से मेरे को टेस्ट दे दो और एक्सपेक्ट दे दो, उसको मैं यूज़ करूँगा। ठीक है। अब ये टेस्ट क्या करता है, बेसिकली आपको हेल्प करता है। टेस्ट बेसिकली क्या करता है, ये प्लेराइट का एक तरह से बेस टेस्ट फिक्सचर है। फिक्सचर बेसिकली ये अगर आप जल्दी समझे तो टेस्ट का फिक्सचर का मतलब होता है बेसिकली आपका टेस्ट रन करने से पहले कुछ चीज़ें जो ज़रूरत होती हैं, जैसे कि ब्राउज़र लॉन्च करने से लेके कुछ और भी चीज़ें, ये सब कुछ आपको करके देता है और उसका ऑब्जेक्ट बना के आपको देता है। फॉर एग्जांपल लॉग इन टू सोर्स डेमो करके हम करने वाले हैं। तो टेस्ट बिहाइंड द सीन क्या कर रहा है कि ब्राउज़र लॉन्च कर रहा है, बेसिकली ब्राउज़र कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहा है, उसमें से आपको एक पेज भी बना के दे रहा है। तो वो पेज आपको क्या करेगा, एक तरह से टैब समझ लीजिए। हम लोग आप नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, पेज क्या होता है आराम से, पर अभी के लिए बस समझिए कि हम लोग को फटाफट से टेस्ट ब्लॉक हमने यूज़ किया, एक टेस्ट मेथड लिखी हमने, इसमें से हम लोग पेज यूज़ करने वाले हैं। पेज इज़ लाइक हम लोग को यूज़ करना है, ए पेज इज़ लाइक अ टैब, उस टैब में मुझे कौन सा पेज ओपन करना है वैसे समझ लीजिए। तो अवेट पेज डॉट गो टू फंक्शन, तो इस बेसिकली इस पेज ऑब्जेक्ट में काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, उसमें से एक फंक्शन है गो टू जो हेल्प करता है कि आपको कहाँ नेविगेट करना है करके। और मुझे नेविगेट करना है स्वैग लैब्स में। तो ये एक डेमो वेबसाइट है जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने सारे एक्सरसाइजेस के लिए, क्योंकि ये ओपन सोर्स है और टेस्टिंग में काफ़ी यूज़ होती है। काफ़ी सिंपल वेबसाइट है। हम लोग धीरे धीरे कुछ और वेबसाइट देखेंगे जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे API का इंटरेक्शन वगैरह भी है। तो लेट्स स्टोर दिस वेबसाइट टू टेस्ट इन अ वेरिएबल। इसको भी हम लोग थोड़ा एक बार जल्दी टेस्ट करेंगे, टाइपस्क्रिप्ट में कॉन्स्ट क्या है, लेट क्या है, कैसे स्टोर करते हैं। पर अभी समझ लीजिए कि हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है वेबसाइट टू टेस्ट। इसमें हमने स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया है और हम लोग इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली क्या करने वाला है, इस वेबसाइट को ओपन करने वाला है। उसके बाद आप अवेट लेट्स सी कि हमको क्या चाहिए। हमको यूज़र नेम फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है और लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो फटाफट से करते हैं। हम लोग CSS सेलेक्टर यूज़ करते हैं, अवेट पेज डॉट लोकेटर CSS सेलेक्टर बाय ID। तो बेसिकली ये क्या डिफाइन कर रहा है कि मैं जो भी सोर्स डेमो का जो वेब पेज खुला, उसमें जो डॉम एलिमेंट्स क्रिएट हुए, उस डॉम ट्री में से CSS सेलेक्टर को यूज़ करके आप ऐसे एलिमेंट को आइडेंटिफाई करिए जिसमें ID का एट्रीब्यूट यूज़र नेम हो। जब आपको मिल जाए तो उसमें आप फिल करिए प्रतीक। तो बेसिकली हम लोग यूज़र नेम में प्रतीक डालने का कह रहे हैं। सिमिलरली हम लोग फिर एक पासवर्ड है, पासवर्ड का भी हम लोग सिमिलरली देखेंगे। पासवर्ड का भी एट्रीब्यूट गिवन है, ID हम लोग यूज़ किया एंड लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग यूज़ करते हैं। पेज डॉट लोकेटर, अब हमको क्लिक करना है। तो बेसिकली प्लेराइट के थ्रू या फिर किसी भी और UI ऑटोमेशन लाइब्रेरी के थ्रू लाइक सेलेनियम आपको वेब पेज पे इंटरेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए ये बताना होता है कि आप पहली बात तो कहाँ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, सेकंड चीज़ बतानी होती है कि आप क्या इंटरेक्ट करना चाहते हैं, कहाँ मतलब वेयर। तो एक तरह से ये जो आपको दिख रहा है ये आपको GUI मोड पे रेंडर होके पूरा दिख रहा है कि अच्छे से पूरा पेज बन गया है, लेकिन आप बिहाइंड द सीन देखेंगे तो हर एक पेज इस लाइक का HTML का ट्री है जिसमें हर एक चीज़ अलग अलग डॉम एलिमेंट सेक्शंस में डिवाइड की जा सकती है।
तो जैसे कि ये फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर इनपुट एलिमेंट्स है, इनपुट एलिमेंट है, बटन है, और फिर जब मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं तो उसको कैसे आपस में डिफ्रेंशिएट किया जाए, उसके लिए हम लोग डिफरेंट सिलेक्टर्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से, जिसके थ्रू हम लोग CSS अप्लाई कर पाते हैं, राइट। तो अभी हम लोग CSS सिलेक्टर यूज़ करा हमने यूज़र नेम के लिए, पासवर्ड के लिए, सिमिलरली हम लॉगिन के लिए लॉगिन बटन यूज़ किया। अब हमने लॉगिन बटन किया और ये फिल क्या बता रहा चाह रहा है कि भाई पहले मेरे को तो ऐसा एक एलिमेंट आइडेंटिफाई करो डॉम में जिसका आईडी यूज़र नेम हो, और फिर फिल करो मतलब ये क्या इंटरेक्ट करना है। तो भाई मैं इसमें चीज़ें भरना, मतलब जो भी स्ट्रिंग है मैं उसमें एंटर करना चाहता हूँ, वो फिल काम कर रहा है। पर क्योंकि मुझे पता है कि भाई यूज़र नेम इनपुट एलिमेंट है तो मैं उसमें एलिमेंट फिल कर सकता हूँ वैल्यू को, लेकिन जैसे कि लॉगिन बटन तो फिल करूँगा तो काम ही नहीं करेगा क्योंकि वो तो इनपुट एलिमेंट नहीं है। तो लेकिन मुझे अब यहाँ क्या करना है, क्लिक करना है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये बटन है, मैं इस पर क्लिक करना चाहता हूँ। तो बेसिकली हम यही बताना चाह रहे हैं कि पहले तो क्या आइडेंटिफाई कहाँ है और क्या करना है, ये किया। अब इसे इतना करते हैं और ठीक है, एक टेस्ट केस जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि अगर मैं यार अभी देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि कौन सी यूज़र नेम एक्सपेक्टेड है और कौन सा पासवर्ड सब पे काम करता है। जब आप ये करते हैं तो लॉगिन करेंगे और ये यहाँ पे नेविगेट कर जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप किसी बंदे ने सक्सेसफुल नेविगेट कर लिया और सक्सेसफुल क्रेडेंशियल डाल दिए तो वो यहाँ डाल जाना चाहिए inventory.html। तो एक और इसको कौन इन्वेंट्री URL करके यहाँ हम डाल देते हैं। अब हम लोग क्लिक करने के बाद ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि अगर ये सारे क्रेडेंशियल सही थे, सब कुछ सही थे, हैप्पी फ्लो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि भाई जब यूज़र लॉगिन कर जाएगा तो वो इन्वेंट्री URL पे नेविगेट कर जाएगा। तो ये जो भी हम लोग कर रहे हैं असर्शन से कहते हैं असर्शन, मतलब हम लोग किसी चीज़ को असर्ट करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं सही काम किया या गलत काम किया, उसके लिए हमको एक असर्शन की लाइब्रेरी चाहिए होती है। प्लेराइट में वो भी इनबिल्ट आ रही है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने एक्सपेक्ट जो हमने मॉड्यूल है हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट क्या करता है, ये आपको कैपेबिलिटी देता है, मल्टीपल कैपेबिलिटीज़ देता है असर्शंस डालने की, बेस्ड ऑन आप कहाँ असर्शन डाल रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप पेज लेवल पर असर्शन कर रहे हो, लोकेटर लेवल पर असर्शन कर रहे हो, तो सब कुछ एक्सपेक्ट दे रहा है। तो अगर आप लोग कभी किसी जावास्क्रिप्ट बेस्ड टेस्ट फ्रेमवर्क को पहले काम किए होंगे तो जेस्ट पे फ्रेमवर्क है, उसमें काफ़ी सारी ऑलरेडी कुछ मेथड्स डिफाइन होती हैं जो जेनरिक मेथड्स होती हैं। प्लेराइट एक तरह से उसके ऊपर रैपर इस्टेब्लिश किया है, कुछ कस्टम असर्शंस लिखे हैं बेस्ड ऑन कि हम उसमें क्या पास कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो पेज है, तो पेज क्या है, यहाँ पे टैब है, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया लॉगिन तो मेरा जो करेंट टैब है वो अब नेविगेट कर जाएगा दूसरी URL पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो मेरा करेंट टैब है उसकी URL अब इन्वेंट्री URL होनी चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे बिहाइंड द सीन प्लेराइट काफ़ी कुछ हैंडल कर ले रहा है। आपको यहाँ पे कोई पोलिंग लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उस वक्त एलिमेंट हो, कोई वेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें इनबिल्ट हैंडल है। हम लोग देखें कैसे। लेकिन ये आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया और ये टेस्ट आइडियली फेल होना चाहिए, क्योंकि आप जब क्लिक करेंगे तो हमने कुछ भी रैंडम यूज़र नेम रैंडम पासवर्ड डाला है तो फेल हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग उसको लिखते हैं, लेट्स ट्राई npx प्लेराइट टेस्ट आप लिखेंगे और ये आपका टेस्ट रन हो जाएगा। रन करने के लिए ओके तो ये रन कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है रन 3 टेस्ट यूजिंग 3 वर्कर। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, अगर आप अपनी कॉन्फिग फाइल में जाएंगे तो आपकी कॉन्फिग फाइल में आप अगर प्रोजेक्ट फोल्डर में जाएंगे तो आपको देखेंगे ये एक अरे है। इस अरे में 3 प्रोजेक्ट डिफाइन है, 1 इज़ फॉर क्रोमियम ब्राउज़र, 1 इज़ फॉर फायरफॉक्स ब्राउज़र, 1 इज़ फॉर वेबकिट ब्राउज़र। तो बेसिकली आपके एक टेस्ट को पिक करके क्रॉस ब्राउज़र चला रहा है, 3 प्रोजेक्ट्स में एक साथ चला रहा है और हर एक को अलग अलग वर्कर में चला रहा है, जैसे पैरेलली 3 रन हो रहे हैं। तो ये सब कुछ प्लेराइट का टेस्ट रनर की वजह से इनबिल्ट हो पा रहा है, वो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए ये दोनों प्रोजेक्ट हटा के केवल एक ही ब्राउज़र फोकस करते हैं, क्रोम पे, और अब हम लोग वापस से रन करते हैं, ठीक है। हमने रन किया, कोई टेस्ट रन हुआ। अगर अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी ब्राउज़र खुलते हुए नहीं दिख रहा है, ऑटोमेट होते हुए नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट। तो इसको कहते हैं हेडलेस मोड, जहाँ पे हेडलेस मोड का वजह समझिए कि आपकी स्क्रीन पे कोई भी GUI इसको मतलब कोई भी ब्राउज़र खुलते हुए नहीं दिखेगा, उसमें क्या हो रहा है कुछ भी नहीं दिखेगा, पर बिहाइंड द सीन वो सारे इंटरेक्शंस, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसे कहते हैं हेडलेस मोड। ये बेसिकली परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी ऑप्टिमाइज होता है। अब आपने देखा
तो क्या हुआ, लेट्स सी। सबसे पहले हमने यहाँ पे फिल किया, लॉगिन बटन पे क्लिक किया, तो भाई ये लॉगिन बटन पे ही फट गया, क्योंकि ओके हमने थोड़ी गलती करी थी। पर इससे आपको एक चीज़ समझ में आई कि अभी क्या हुआ। आपने टेस्ट लिखा, टेस्ट रन किया हेडलेस मोड में, टेस्ट फेल हुआ, फेल होते हुए रिपोर्ट भी अपने आप ओपन हो गई और रिपोर्ट भी आपकी HTML रिपोर्ट है। तो देख सकते हैं कि कुछ भी करना नहीं पड़ा, हमको प्लेराइट इंस्टॉल किया, सारी चीज़ें हो गई। अभी आपको ये भी बता रहा है प्लेराइट रिपोर्ट पे कि भाई ये यहाँ पे जाके फेल हो गया, लॉगिन बटन पे क्लिक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको ये वेटिंग फॉर लोकेटर मिला ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं मिला? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे जाके देखेंगे तो मैंने यहाँ पे हैश लगाना भूल गया। तो मैं बेसिकली यहाँ पे गलती किया है बताने के लिए कि मेरे को बाय आईडी सिलेक्ट करना है लॉगिन बटन, पर मैं सिर्फ लॉगिन बटन लिख दिया तो कोई लोकेटर मिला ही नहीं। अब मैं वापस इस टेस्ट को रन करता हूँ, फेल वापस होगा, लेकिन हम जिस रीज़न से चाह रहे हैं उस रीज़न से फेल होना चाहिए वो कि भाई URL मैच नहीं हो पा रही है। ओके ना, वो आप देखोगे तो यहाँ ये क्लियरली बता रहा है कि भाई आपका टेस्ट रन तो हुआ, लेकिन क्लिक भी हुआ। ये जो आप चाह रहे थे कि आपका टैब का URL चेंज हो जाए, जो आपका टैब का URL इन्वेंट्री और HTML में पहुँच जाए, ये वहाँ पहुँचा ही नहीं। ये वहीं का वहीं रहा। क्यों रहा? क्योंकि अगर आप हम लोग इसको अगर अब अपने नॉर्मल उसमें करके देखें, जो हम लोग डाल रहे थे यहाँ पे प्रतीक 1 2 3 4 5 6 लॉगिन, तो यहीं फेल हो गया, तो आपकी URL कभी चेंज हुई नहीं। तो ये प्लेराइट रिपोर्ट आपको ये भी इजीली बता रही है कि भाई आप क्या चाहते थे, क्या मिला और कब तक वेट किया। अगर आप यहाँ देखेंगे एरर भी लिखा आ रहा है, ये बेसिकली ये कह रहा है कि इसने 5 सेकंड तक 5000 मिली सेकेंड का मतलब इसने 5 सेकंड तक वेट किया कि इसकी ये URL जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो URL आपको मिल जाए, पर वो नहीं मिली। ठीक है, अब पहली बात जी जो भी वो हेडलेस हुआ आपको दिखा नहीं होते हुए, तो हम लोग अगर इसको हेडेड चलाना है तो कुछ नहीं आगे के लिए तो केवल कमांड लाइन में आर्गुमेंट पास कर दीजिए हेडेड। मैं इसको मल्टीपल स्क्रीन में स्प्लिट करता हूँ, सबको ब्राउज़र ओपन होते हुए दिखे। ओके आपको ब्राउज़र ओपन होते हुए दिखा और इतनी जल्दी हुआ, सब कुछ हो गया। मतलब आपको बेसिकली लगा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जब आपकी स्क्रीन खुली इतनी जल्दी कर दिया प्लेराइट ने सब कुछ, तो उसको हम थोड़ा स्लो कर देते हैं। मैं भी इसके लिए थोड़ा वेट फॉर टाइम आउट कर देता हूँ। तो बेसिकली मैं हार्ड कोडेड वेट डाल रहा हूँ कि भाई 3 सेकंड यहाँ वेट कर लो, 3 सेकंड ये यहाँ वेट कर लो, 3 सेकंड यहाँ वेट कर लो, और उसके बाद फिर तुम टेस्ट रन कर लो। अब हम वापस रन करते हैं तो इससे आपको थोड़ा सा इंटरेक्शन होते हुए दिखे। ये खुला ब्लैंक पेज है, अब ये यूज़र नेम एंटर कर दिया, अब इसने पासवर्ड एंटर करेगा ये 3 सेकंड के बाद। अब ये लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा और अब आपने देखा कि एरर आ गया। अभी 5 सेकंड वेट कर रहा है कि भाई URL चेंज हो जाए, URL चेंज नहीं हो पाएगी, आपका टेस्ट फेल हुआ। इसने रिपोर्ट आपके लिए ऑलरेडी ओपन करके दे दी कि भाई ये टेस्ट फेल हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक चीज़ जो मैं कह रहा था कि प्लेराइट में आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, स्क्रीनशॉट ट्रेस वगैरह सब दिख जाते हैं। तो लेट्स सी क्विकली कि ट्रेस कैसे दिखता है। तो अगर आप अपने कॉन्फ़िग फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स मेंशन है। यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको टेस्ट रनर कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कौन सी रिपोर्टर है, लेकिन यहाँ पे ट्रेस करके, तो ट्रेस क्या है बेसिकली, आप अपने प्लेराइट में जो भी एक्शन हुआ फ्रॉम 0 सेकेंड टिल योर टेस्ट गेट्स कम्प्लीटेड, उसमें हर एक सेकंड को हम एक तरह से स्नैपशॉट लें। उस वक्त उस स्नैपशॉट में क्या क्या आएगा, एग्जैक्टली यूआई में क्या हो रहा था, उस वक्त आपके ब्राउज़र में क्या क्या कंसोल में दिख रहा था, नेटवर्क में क्या ट्रेस एक्टिविटीज़ हो रही थी। जैसे कि आप क्रोम डेवलपर टूल्स में अगर जाएँ तो आप जिस तरह डिबग करते हैं सिमिलर कैपेबिलिटी आपको प्लेराइट भी देता है। तो अब मैंने क्या कर दिया है कि पर यहाँ पे भी हमने क्या सेट कर रखा है, ऑन फर्स्ट रीट्राई। इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई प्लेराइट अगर पहली बार टेस्ट फेल हो जाए तो मुझे ट्रेस नहीं चाहिए, जब ये सेकंड टाइम वापस उसको रीरन करने का ट्राई करे तो ट्रेस रिकॉर्ड कर लो। पर अभी हमने क्या कर रखा है कि रीट्राई को अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये रीट्राई ब्लॉक ये बता रहा है कि भाई अगर CI पे रन कर रहा हूँ मैं तो 2 बार रीट्राई करूँ, वरना मैं 1 बार भी ना करूँ। तो इसको मैं हमेशा के लिए ऑन कर देता हूँ कि भाई जब पहली बार फेल हो तब भी मेरे को ट्रेस देखनी है, जिससे मैं को तुरंत दिखा सकूँ कि ट्रेस कितनी काम की चीज़ है, कितनी इजीली कॉन्फ़िगरेबल प्लेराइट में, कुछ नहीं करना होता। हमने लिखा, अपने टाइम हटाना भूल गए तो 3 सेकंड का वेट है। लॉगिन किया, फेल हुआ, अभी बंद होगा, रिपोर्ट ओपन होगी। अब इस टाइम रिपोर्ट ओपन हुई, आप नीचे देखेंगे यहाँ ट्रेस है। ट्रेस को अगर आप ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा ट्रेस कितनी काम की चीज़ है। जैसे मैंने कहा कि आपका टेस्ट शुरू हुआ से लेके हर एक सेकंड पे क्या हो रहा था यूआई की एक्टिविटी पे, आपको पूरी चीज़ यहाँ दिखेगी कि यहाँ पहुँचे, आपने लॉगिन पे क्लिक किया और
ये फट गया, ठीक है। सिमिलरली आप लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्ले राइट में जो एक्शंस हो रहे थे, आप उस वक्त क्या ट्रेस था उसको भी लॉक फ्रीज कर सकते हो या उस वक्त पे पहुँच सकते हो, तो टाइम ट्रेवलिंग भी कह सकते हैं। तो जैसे अगर आप देखो कि भाई मैं जब यहाँ पे क्लिक किया तो या राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ये मेरे को बता रहा है कि इस वक्त क्या स्टेट थी, मैं जो क्लिक किया इसने कहाँ किया। ये रेड डॉट जो आपको दिखा रहा है ये भी डिबगिंग के लिए ईजी है कि भाई आपने सही लोकेटर पिक किया कि नहीं किया। कंसोल में यहाँ क्या क्या आ रहा था, यहाँ पे ये भी लिखा आ रहा है, एरर्स कुछ थे, नेटवर्क एक्टिविटी क्या हो रही थी, ये सारा ब्राउज़र में क्या एक्टिविटीज़ हुई वो भी दिख रहे हैं, कौन सी गेट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, HTML मतलब आप आइसोलेट कर सकते हो इसमें अगर आपको सारी API कॉल सी देखनी है या जो भी है। तो ये आपको कितना हेल्पफुल है ट्रेस, और आपको उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। आई थिंक अब आगे देखते हैं कि थोड़ा डीप में जाके कि अभी हमने जो देखा उसकी टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। ओके।